हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट एंड सी टेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ के मेन पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा सी टेट पेपर 2 में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और मैं आपको इंश्योर करना चाहती हूँ कि अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कीजिए। राइट, आप अगर इसे अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपको बहुत इजीली ही आप 120 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं होगा। राइट, तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसका मेन जो पॉइंट होगा उसको हम डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। राइट, देखिए, पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है, है ना। ये हम सभी देखते हैं कि पृथ्वी का जो सतह है वह क्या है, सभी जगह जो है एक समान नहीं है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा है ना। तो पृथ्वी पर इस तरह की जो सतह है वो कैसे होता है उसके बारे में हम लोग इसमें डीपली समझेंगे। राइट, पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप है। पृथ्वी पर जो है अनेक प्रकार का स्थल रूप है, लैंडफॉर्म है, ठीक ना। स्थल मंडल के कुछ ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं, है ना। हम लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो ये जो क्षेत्र होता है ये समतल होता है, ठीक ना। और मैदानी क्षेत्र में संख्या जो पॉपुलेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ सारा चीज़ अवेलेबल होता है, ठीक ना। अब देखिए कि स्थल दो प्रक्रियाओं के स्वरूप बनता है। जो लैंड फॉर्म है वो कैसे बनता है, यही मेन पॉइंट है इस चैप्टर का, कि जो लैंड फॉर्म है कहीं ऊंचा कहीं नीचा कहीं समतल, तो ये जो फॉर्म है वो कैसे बनता है ना। तो इसके लिए दो प्रोसेसिंग होता है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। राइट, तो जो पहले प्रोसेसिंग होता है, पृथ्वी के अंदर का जो लगातार गति हो रही है, अतः इसे हम कहेंगे क्या, आंतरिक प्रक्रिया जो होता है। तो आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है ना, तो कहीं धंस जाती है। कितने प्रक्रिया होता है, तो दो प्रक्रिया होता है, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य प्रक्रिया। तो आंतरिक प्रक्रिया के कारण क्या होता है, सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है, डैट मीन्स नीचा हो जाती है। राइट, और ये जो फैक्ट एनसीईआरटी में दिया रहता है आप इसको एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। राइट, क्या आप जानते हैं पहाड़ी तथा स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि की ऊंची उठी होती है। पहाड़ी जो होता है वह स्थलीय भाग से क्या होता है, स्वाभाविक है, पहाड़ी जब है तो स्थलीय भाग से उठी हुई होगी, है ना। और कितने मीटर तक उठी हुई होती है उसके बारे में जानेंगे। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। तो पर्वत किसे कहेंगे, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहेंगे, पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताएं। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि बहुत सारा पर्वत जो है वो 8000 मीटर ऊंचा है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लैंड फॉर्म के बारे में, यानी विभिन्न स्थल रूप जो पृथ्वी का है, धरती का जो स्थल रूप है कितने प्रकार का होता है वो सारा दिया है। पर्वत, यहाँ देखिए आप इसको, पर्वत श्रृंखला, पठार, झील, है ना, मैदान, पहाड़ी, और यहाँ पर जल संधि दिया हुआ है और थल संधि भी दिया है। हम लोग इसके पहले जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोग समझे थे कि जल संधि क्या होता है और थल संधि क्या होता है। राइट, जल संधि क्या होता है, जब दो बड़ा जलों के
क्षेत्र को एक छोटी सी जल से जुड़ता है तो उसे जल संधि कहते हैं। और उसी तरह से स्थल संधि क्या होता है, जब दो स्थल को एक छोटा सा स्थल से जोड़ा जाता है तब उसे स्थल संधि कहते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। दूसरी जो प्रक्रिया है पृथ्वी का वह है बाह्य प्रक्रिया, जिसके कारण क्या होता है, स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया होती है। ठीक है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अपरदन किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। और निक्षेपण क्या होता है, निक्षेपण किसे कहते हैं, तो अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, निक्षेपण। ठीक ना। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, निक्षेपण मीन्स नीचे होना। ठीक ना। पृथ्वी की सतह जो है क्या होता है, अपरदन के कारण नीचे हो जाती है, धंस जाती है, उसी को कहते हैं निक्षेपण। राइट। ये प्रक्रिया कैसे होती है, तो ये प्रक्रिया जो है बहते हुए जल, वायु या बर्फ के द्वारा होती है। ठीक है। निक्षेपण और अपरदन की प्रक्रिया कैसे होती है, तो बहते हुए जल के कारण होता है, वायु के कारण होता है और बर्फ के द्वारा इस सारा प्रक्रिया होता है अपरदन और निक्षेपण का। ठीक ना। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों, मैदानों में वर्गीकृत करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पर्वत, पठार और मैदान को किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो ऊंचाई और ढाल के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है पर्वत। तो पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। ठीक ना। ऑप्शन आ सकता है कि कौन सा जो है पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, पर्वत, पहाड़, पठार, है ना। तो आपका आंसर होना चाहिए पर्वत। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। पर्वत का जो शिखर होता है वो कैसा होता है, वो चौड़ा होता है। पर्वत का शिखर जो होता है छोटा होता है, आधार जो होता है वो चौड़ा होता है। मतलब इसका जो बेस होता है वो इस तरह से, ये देखिए, ये आधार कहलाया। आधार कैसा होता है, चौड़ा होता है। और शिखर कैसा होता है, तो ये छोटा होता है। आप देख पा रहे होंगे इस तरह का होता है, छोटा होता है। ठीक ना। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंची होती है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंची होती है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु कैसी होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तो जलवायु कैसी होगी, ठंडी होगी। ठीक ना। कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, जिसे हिमानी कहते हैं, है ना। कुछ पर्वत पर बर्फ क्यों जमा हुआ रहता है, क्योंकि पर्वत ऊंचा होता है और जैसे जैसे ऊंचा जाते हैं जलवायु कैसा होता है, ठंडा होता है। तो ठंडा के कारण क्या होता है, पर्वत पर बर्फ जो है जमा हुआ रहता है। और बर्फ जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, हमेशा बर्फ उस पर जमा हुआ रहता है। और यही बर्फ की नदियां को क्या कहा जाता है, हिमानी कहा जाता है। हिमानी किसे कहा जाता है, तो बर्फ की नदियां को हिमानी कहा जाता है। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक ना। पर्वतीय जो क्षेत्र होता है वहाँ बहुत कम लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ का जलवायु जो होता है कठोर होता है। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है और कृषि योग्य भूमि बहुत कम होता है। इसलिए आदमी जो रहेगा तो उसके लिए कृषि होना चाहिए, उसके लिए व्यापार होना चाहिए। तो वहाँ कृषि नहीं होता है ज़्यादा,
कृषि के लिए उतना अच्छा नहीं है, इसलिए वहाँ आदमी रहना पसंद नहीं करता है। ठीक ना। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं। पर्वत जो है एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, जैसे इस तरह से व्यवस्थित हो सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे श्रृंखला कहेंगे। ठीक ना। ढेर सारा पर्वत इस तरह से रह सकता है। इस तरह से जब ढेर सारा पर्वत एक रेखा के क्रम में रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम पर्वत श्रृंखला कहेंगे। राइट। अब हम लोग समझेंगे पर्वत श्रृंखला कहेंगे। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। उसी तरह से रेखा के रूप में बना हुआ होता है और सैकड़ों 100 किलोमीटर के इतना दूर फैला हुआ होता है। ठीक ना। हिमालय, अल्प्स तथा एंडीज जो है क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका के पर्वत श्रृंखला है। ये जो तीनों है, हिमालय जो है एशिया में और अल्प्स जो है वो यूरोप में तथा एंडीज जो है वो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और ये पर्वत श्रृंखला है। ठीक ना। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में कौन सा पर्वत है, तो बलित पर्वत है। फर्स्ट जो पहला पर्वत है वो बलित पर्वत होता है और दूसरा ब्रह्मसोत्त पर्वत होता है तथा तीसरा जो है ज्वालामुखी पर्वत होता है। हिमालय तथा अल्प्स जो है ये बलित पर्वत है जिनकी सतह उबड़ खाबड़ और शिखर जो है शंकुआकार होता है। ठीक ना। भारत की अरावली जो है, अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। अप्रदन की प्रक्रिया के कारण श्रृंखला क्या हो गई, धस गई और उत्तर अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। ठीक ना। बलित पर्वत हो गया। अब हम लोग देखेंगे ब्रह्मसोत्त पर्वत। ब्रह्मसोत्त पर्वत क्या है, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब ब्रह्मसोत्त पर्वत का निर्माण होता है। ठीक ना। जो ब्रह्मसोत्त पर्वत होता है उसको भी 2 भागों में बांटा गया। जब वो पर्वत क्या होता है, ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है उसको उत्तखंड कहते हैं और जो नीचा भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, द्रोणिका कहा जाता है। ठीक ना। देखिए ये जो है ब्रह्मसोत्त पर्वत है और इसका जो ऊपर वाला भाग है इसको उत्तभ्रंश कहा जाता है और नीचे जो धसा हुआ भाग रहता है उसको द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। ठीक ना। ज्वालामुखी पर्वत, ये तो नाम से ही पता चलता है, ज्वालामुखी पर्वत जो है ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। ठीक ना। और ज्वालामुखी पर्वत जो है ये कहाँ है, तो अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान में फ्यूजियामा इस तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है। पर्वत जो है बहुत लाभदायक होता है। अब कैसे पर्वत लाभदायक होता है, जो देखिए पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं, मतलब वाटर स्टोरेज होता है, ये जल को संग्रह करता है। बहुत सी नदियां का स्रोत पर्वत में स्थित हिमानियों में होता है। ठीक ना। जलाशय के जल लोगों तक पहुंचाया जाता है और पर्वत के जल का उपयोग अनेक तरह के काम में किया जाता है, जैसे सिंचाई, पनबिजली का उत्पादन करने के लिए, है ना। और पर्वतीय क्षेत्र में जो है वेदिका कृषि किया जाता है। ठीक ना। वेदिका जो कृषि है किस क्षेत्र में किया जाता है, तो आप याद रखेंगे पर्वतीय क्षेत्र में किया जाता है। और जो पर्वतीय क्षेत्र होता है वहाँ सैलानियों का भी ज़्यादा भीड़ भाड़ देखा जाता है, क्योंकि वहाँ प्राकृतिक के जो स्वरूप होता है उसको लोग देखने के लिए आते हैं। ठीक ना। और पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल भी होता है पर्वत पे, तो पैराग्लाइडिंग और हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों का प्रचलित खेल है। ठीक।
नेक्स्ट जो है पठार। पठार किसे हम पठार कहेंगे? तो पठार जो है उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। पठार कैसी होती है? तो उठी हुई और सपाट भूमि होती है। इसे टेबल लैंड भी कहा जाता है। यह आसपास के क्षेत्र से अधिक उठा होता है तथा इसकी ऊपरी भाग जो है मेज के तरह होता है। जैसे मेज होता है एकदम सपाट, उसी तरह से इसका जो ऊपर का भाग होता है और इसका जो किनारा है एक से अधिक होता है। क्योंकि सपाट होता है ऊपर वाला पार्ट, इसलिए इसका किनारा जो है एक से अधिक होता है। जिनके ढाल खड़े होते हैं, इनके भी ढाल जो है खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक हो सकती है ना। कुछ 100 मीटर से लेकर और 1000 मीटर तक हो सकती है। किसकी ऊंचाई? तो पर्वत की, पठार की ऊंचाई, है ना। इसी तरह से पर्वतों की तरह पठार भी नए और पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार जो है पुराने पठारों में से एक है। तो भारत में जो दक्कन पठार है वो कैसे पठार है? तो सबसे पुराने पठारों में से एक है। तिब्बत का जो पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि तिब्बत का जो पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। ठीक ना। जिस तरह से पर्वत उपयोगी होता था उसी तरह से पठार भी बहुत उपयोगी होता है। ठीक ना। पठार में बहुत खनिज पाया जाता है और इसलिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भाग में है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अफ्रीका का जो पठार है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप याद रखेंगे सोना और हीरा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर जो झारखंड है, तो झारखंड के पठार जो है लोहा, कोयला, मैग्नीज के लिए बहुत बड़े भंडार है, यानी प्रसिद्ध है। ठीक ना। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। क्योंकि जलप्रपात क्यों हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। इसी तरह से जो भारत में छोटा नागपुर है जिसे झारखंड के नाम से जाना जाता है, पठार पर स्वर्ण रेखा नदी स्थित हुंडरू जलप्रपात और कर्नाटक में जोग जलप्रपात जो प्रसिद्ध है। ठीक है। और लावा पठार काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो बहुत खेती के लिए उपजाऊ होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग मैदान। मैदान समतल भूमि के बड़े भाग होता है और यहाँ सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। मतलब मैदान जो है ये ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है। मैदानी क्षेत्र समतल होता है और कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं और कुछ कम समतल होते हैं। ठीक ना। सामान्यतः जो मैदान का क्षेत्र है वो कैसे बनता है, आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अप्रदन करती है। वे अप्रदन पदार्थों को अपने साथ आगे ले जाती है और अपने ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे अपने साथ नदियां पत्थर लाती है, बालू लाती है, सिल्ट लाती है और घाटियों में निक्षेपित कर देती है, वहीं छोड़ देती है। उसी तरह से मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक ना। सामान्यतः जो मैदानी क्षेत्र होता है वो बहुत अधिक उपजाऊ होता है और यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान हो जाता है और इसलिए यहाँ मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला भाग होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? तो मैदानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाया जाता है। और जो नदियों द्वारा बनाए गए बड़े मैदानी क्षेत्र है वो कौन सा है? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक।
मैदान मनुष्यों के लिए रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है। यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों को बनाने तथा खेती आदि के लिए यहाँ जो भूमि की प्रचुरता होती है, मिट्टी यहाँ की उपजाऊ होती है। बहुत कारणों से यहाँ आदमी मनुष्य जो है रहने के लिए इच्छुक होता है। और भारत की बात हम करें तो भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। स्थल रूप में लोग की बात हम लोग करते हैं कि स्थल रूप में जो लोग रहते हैं उनके विभिन्न विभिन्न अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। जिस तरह का वहाँ का जो वातावरण होता है उसी तरह के आदमी भी अपना रहन सहन उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, अपना खान पान भी उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र का जो जीवन है कठिन होता है और मैदानी क्षेत्र का जीवन इसकी तुलना करें तो इससे ज़्यादा सुलभ होता है, सरल होता है। मैदानों में फसलें आसानी से उगाए जाते हैं और अधिक उपजाऊ होता है। घर बनाना, सड़कें बनाना ये सब अधिक आसान होता है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो वहाँ कृषि बहुत कम होता है और वहाँ सड़क घर बनाना बहुत कठिन होता है। ठीक ना। इस तरह से विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन तरीका कुछ अंतर होते हैं। ठीक। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान, बाढ़ ये सब विनाश कर देता है। और ये सब के बारे में यहाँ जानना इसलिए ज़रूरी है कि भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार और तूफान या बाढ़ तो बहुत विनाशकारी होता है, हम सभी जानते हैं। और इसे कैसी घटना कहा जाता है? आकस्मिक घटना कहा जाता है। डैट मीन इसके बारे में पता नहीं होता है। ठीक। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसका खतरा को हम कैसे कम कर सकते हैं? तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम उपाय बताकर इससे जो खतरा है उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है। अब कुछ हम और चीज़ों को बेस्ट तरीका से हम अपना जो भूमि है उसको सुरक्षित कर सकते हैं, हम अपना वातावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। हम कितने तरीके से जल तथा स्थल को उपयोग में ला सकते हैं इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं, है ना। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं। हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से क्यों करते हैं, हम भूमि का उपयोग गलत तरीके से क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? जैसे उपजाऊ भूमि पर हम क्या करते हैं, कारखाना या मकान का निर्माण कर देते हैं। और हम लोगों को चाहिए कि जो उपजाऊ भूमि है वहाँ पर मकान या कारखाना नहीं बनाना चाहिए। जो बंजर है, जो उपजाऊ नहीं है वहाँ पर मकान या कारखाना बनाना चाहिए और उपजाऊ ज़मीन पे हमें कृषि करना चाहिए, है ना। इस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और भी तरह से हम क्या करते हैं, गलत यूज करते हैं, गलत उपयोग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग कि कूड़े किसी भी भूमि जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, पानी में फेंक देते हैं। उससे क्या होता है, पानी गंदा हो जाता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। ठीक। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है तथा स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ पर्यावरण विशेष रूप से साफ जल, वायु, स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। ये सब जो है तो प्राथमिक आवश्यकताएं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्राथमिक आवश्यकता क्या है। तो आप यहाँ देखिए, जल, वायु और स्वच्छ वातावरण हमारा प्राथमिक आवश्यकता है, प्राइमरी नीड है। ठीक ना। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोग को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया गया है। कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ तहाँ कूड़ा फेंककर, नदी में कूड़ा फेंककर पानी को गंदा करते हैं। और प्राकृतिक इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे अपनी पीढ़ियों के लिए भी पृथ्वी को सुरक्षित रखें, है ना। तो
ये जो चैप्टर था बस इतना ही था और इसका यही मेन पॉइंट था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताइए। थैंक यू।